तो अगर आपकी जर्नी देखें हम पटना से नोएडा तक, हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि आप ही बताइए कि कैसा रहा आपका जर्नी, क्योंकि आप पटना में जन्मी और उसके बाद पढ़ाई के लिए नोएडा गई, जी। क्या क्या मुश्किलें आईं। तो जी। मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में बात कीजिए और बताइए हमें। हाँ, तो हाँ, मेरी शुरुआत जो है मतलब मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। बहुत मिडिल क्लास से फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे सारे सर्विस क्लास के ही लोग, मतलब सर्विस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जो थे, ही इज़ नो मोर अभी, तो पीएनबी में मैनेजर थे। और मदर मेरी हैं, वो प्रोफेशन उनका लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। तो घर में मेरे ऐसा वातावरण ही था शुरू से कि हम लोग को, मेरा भाई है, सबसे बड़े भैया हैं, फिर क्या बहन करते है। हैं भैया? वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। अच्छा। और उन्होंने मणिपाल से हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट किया है। फिर मेरी दीदी जो है वो मतलब प्रोफेशन वाइज एक इंजीनियर है, और मैंने मैनेजमेंट चूज़ किया था। तो ये मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे मैंने कभी ऐसा भेदभाव एटलीस्ट मेरे घर में नहीं देखा। नहीं जैसे देखा। आमतौर पे हम सुनते हैं कि महिलाओं को या लड़कियों को ज़्यादा मत पढ़ाओ, मगर मेरे पापा और मम्मी हम लोग के पढ़ाई पे बहुत कॉन्शियस थे। 2 चीज़ ही उनको बहुत लगता था। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए पढ़ाई के बहुत लिए। स्ट्रिक्ट थे, और टाइम से खाने पे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उनको यही था कि आपके पास बेटा 2 ही काम है, आप अच्छा पढ़ो और समय पे आपको खाना खाना है। समय की जो पाबंदियां हो तो आप तो शुरू से सीख रही हैं। हाँ, हाँ, टाइम मैनेजमेंट। हम्म। तो ये बहुत इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मैंने देखा, और मुझे बहुत पूरी-पूरी आज़ादी दी गई कि आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़िए। तो मैंने जैसे बताया कि मैनेजमेंट मुझे, क्योंकि मेरे पापा भी एक वो बैंकर थे एंड मैनेजर थे वो भी, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी मैनेजमेंट मैंने फील्ड में जाऊँगी, या आगे चल के मुझे इस फील्ड में जाना है। तो फिर मेरी जर्नी जो है 12th के बाद मैंने डीएवी से पढ़ा है अपना, +2 पटना। कंप्लीट किया, यस, पटना बीएससीबी। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू नोएडा टू परस्यू माय ग्रेजुएशन from Amity University, Noida. नोएडा। So I have done my specialization in the same area, that is human resource management, right? तो वहाँ पर गई तो अच्छा पार्ट भी है और बुरा पार्ट भी है। मेरे साथ जो घटा, तो मैं हम थोड़ा दोनों सा सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बुरा पार्ट बताती हूँ पहले, हाँ। फिर अच्छे पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि अंत अंत भला भला तो तो सब सब भला। भला। तो क्या होता है कि मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि जो लोग थे वहाँ पे, एमिटी तो खुद भी बहुत एक वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, एक। और वहाँ पे पढ़ना ही बहुत कम लोगों को का मतलब कि सपना होता है, कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। बट मेरे पापा ने मतलब इकोनॉमिकल कुछ कंस्ट्रेंट कुछ भी देखा नहीं, और सब कुछ साइड लाइन करके बस मुझे बोला कि तुम्हारा, मैं चाहता हूँ कि तुम बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओ। तो फिर मेरी एडमिशन हो गई, और पापा मम्मी मुझे हॉस्टल में, मतलब मेरी हॉस्टल वहीं पे एमिटी के अंदर ही, मुझे वो लोग फिर छोड़ के चले गए। तो मैंने देखा कि बहुत हाई फाई कल्चर है, अलग कल्चर, एकदम एडवांस कल्चर है। यहाँ के लोग जो हैं, जो मेरे जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे आसपास थे, वाले। जो मेरे क्लास फेलोज थे या मेरे बैचमेट्स थे, बहुत एडवांस थे, बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छा गेटअप, बहुत अच्छे से चलने फिरने की कला, बोलने की कला, अपने आप को कैरी करने की कला, बहुत अच्छे फैमिली से आते थे, बैकग्राउंड हाँ। से। तो मेरे लिए तो था कि मैं सही बताऊं तो आज जो श्रीयम नारायण है आपके सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे इंग्लिश भी बोलना ठीक से नहीं आता था। डीएवी में पढ़ी मैं, तो यहाँ पे थोड़ा हाँ, बहुत वर्केबल इंग्लिश कल्चर ही हमें नहीं था, आता था। वैसे बातचीत हाँ, हम करते ही नहीं थे आपस में। बट वहाँ कल्चर भी नहीं था उतना, और वहाँ जब गए तो देखे कि बड़ा एडवांस है, इंग्लिश में लोग फ्लुएंटली बोलते हैं, यहाँ के बच्चे काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं। और जैसे मैं अपने क्लास फेलोज के साथ मिंगल करने का भी कोशिश की, तो एक एक फैक्टर तो ऐसे ही आ गया कि मैं एक बिहारी हूँ। अलग ये साइड कर दिया गया। ये एक्चुअली में ये साइकी है बाहर लोग में, लोगों की। है।
मुझे ये झेलना पड़ा एक्चुअली में। आप मानेंगे नहीं कि नहीं, मैं मानूंगा क्योंकि मैंने देखा है। मतलब मैंने ये फेस किया वहाँ पे कि मैं एक बिहारी हूँ, तो वो लोग का ये ओपिनियन था कि अरे ये तो गंवार सी होगी, बिहारी है, कैसी कैसी होगी, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, बोलने में इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पा रही है 2 अक्षर। तो ना मुझे बहुत साइडलाइन कर दिया उन लोग ने, बहुत सिंगल आउट कर दिया। मतलब पूरे क्लास में जो डेलियाइट्स, सो कॉल्ड डेलियाइट्स बच्चे हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल उसी भावना से देखना शुरू किया। कई बार तो मुझे ऐसा भी फील कराया गया कि मतलब मैं अपने क्लास में एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, तो लोग मेरे आसपास नहीं बैठते थे। क्यों? मतलब बिहारी यही होने की वजह से? बिहारी होने की वजह से, गवार है तो मतलब इस तरीके से फील कराया गया। तो पहले तो बहुत बुरा लगा, और फिर मैंने रोते रोते अपने मम्मी पापा को कॉल किया। पापा से बहुत फ्रेंडली थी, ही वॉज जस्ट लाइक अ गाइड एंड मेंटोर, मतलब मेरे फ्रेंड जैसे थे पापा। तो मैंने उनको बताया कि मतलब मैं नहीं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँगी, कि मुझे यहाँ से ले जाइए, बहुत कि दिक्कत हो रही ये है। बहुत दिक्कत है मेरे लिए, मतलब ये एनवायरनमेंट मेरे लिए है ही नहीं, यहाँ पे लोग बच्चे बहुत एडवांस है। मैं बहुत डर गई जब आपको कोई वेलकम फील नहीं कराता है ना। तो मतलब जब आप सोचिए ना, एज एज 12th से निकली मैं, तो मतलब वो इन्वायरमेंट, अपने घर को छोड़ के ऐसे ही लोग एप्रहेंसिव होते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, और एक्चुअली में वहाँ दोस्त की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटा, अब तो आपका एडमिशन हो गया है और आपको तो वहाँ रहना होगा। एंड तब उन्होंने ये मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, दिस इज़ हाउ यू विल लर्न, दिस हार्ड टाइम विल मेक यू अ बेटर पर्सन वन डे। और इतने इम्पैक्टफुली मेरे पापा ने ये चीज़ बोला, उस दिन मुझे सच में हिट किया। और फिर मुझे यही लगा कि नहीं, इफ़ समवन, कह सकते हैं ना कि आपके अगर जब फादर या मदर इतने मतलब आपके पीछे खड़े हैं, एंड ये लोग इतने आगे आके मुझे सपोर्ट करे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए इतना करेज है इन लोगों के पास, भेज सकते हैं मुझे, इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में और कुछ नहीं फिर चला। मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू जस्टिफाई माई दीज ईयर्स। एंड मुझे बहुत मन लगा कि पढ़ना है, अकेडमिकली ग्रो करना है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। पढ़ाई से जब मैंने शुरू किया, कई बार ऐसा होता था कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट में आप आमतौर पे देखेंगे कि बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है। हमारी स्किलिंग या ग्रूमिंग जो है हमारे बी स्कूल से, बिजनेस स्कूल से ही शुरू हो जाती है। अगर वो पीरियड आपने ईमानदारी से किसी भी स्टूडेंट ने निकाल लिया ना, तो वो आगे आपको बहुत काम देता है। एंड एक्चुअली में मेरे कुछ ऐसे सीनियर्स थे, मेरे कुछ ऐसे भैया दीदी जो थे वहाँ, मतलब सपोर्ट कॉलेज कर में? दिए कॉलेज में। उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया कि ऐसे ऐसे उन्होंने पढ़ो, सपोर्ट करा? सपोर्ट किया। खुद के बैचमेट्स में नहीं किया, मगर कुछ मतलब कि जो थे एक सीनियर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाओ लोगों को, जिनके बैकलॉग्स आते थे, जो पास नहीं करते थे, तो वैसे वैसे लोगों को, सीनियर्स को मैं पास करवाती थी, पढ़ाती थी पढ़ा आप? पढ़ा के। और वो भी आफ्टर माय कॉलेज। अच्छा। मैं कितने घंटे लाइब्रेरी बैठ के पढ़ती थी, पढ़ाती थी, और ये सिलसिला मेरा चलता रहा। कब तक? अंत अंत तक। अंत तक? हाँ, चलता रहा। और ये सच में मैं बता रही हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस भर दिया ना मेरे अंदर, कि मुझे लगा कि मतलब एक अलग ही तरीके का मुझे जोश और जुनून आ गया कि नहीं, अब देयर इज नो लुकिंग बैक। अब मैं पीछे तो नहीं मुड़ूंगी, जो भी हो जाए, जो करने आई कम हूँ, वॉट में करूँगी। करेंगे, यहीं पे करेंगे, और ये जितने लोग हैं इनके बीच में ही करना है, सरवाइव करना है, अच्छे से करेंगे। तो फिर मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आने लगे। तब फिर मैं बहुत मतलब क्लास में अपने फैकल्टीज़ के बीच पॉपुलर हो गई। सब लोग जानने लगे। हाँ, जो लड़की फर्स्ट ईयर में ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती थी, बट मैंने खुद को पढ़ाया। लिटरली मैं कई बार आईने के सामने बैठ के या अपने रूम में, मेरे प्रैक्टिस रूम, करती थी। हाँ, प्रैक्टिस करती थी कि मुझे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना है। मैं घूम घूम के पढ़ती थी अपने लॉबी में। तो सब मेरे हॉस्टल वाले फ्रेंड्स भी वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे कि श्रियम पढ़ रही है, तो मतलब इसका मतलब है कि सेमेस्टर्स जो है एकदम पास आ चुके हैं। तो मेहनत खूब किया, और
कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे, इतना आया कि फिर मैं हॉस्पिटैलिटी हेड भी बनी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अपने ग्रेजुएशन टाइम। फिर मेरी जो हेड थी, जो एचओडी थी, उन्होंने मुझे बहुत ये दिया, शाबाशी दिया उसके लिए। और मैं ऑल राउंड परफॉर्मर बनना चाहती थी कि मैं सब कुछ करूँगी। सब कुछ करूँगी। हाँ, मुझे पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा करना है। मतलब व्हाई शुड आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू समथिंग बिल्कुल। विच इज़ जस्ट एकेडमिक्स। नहीं, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ मैनेज किया वहाँ। और ग्रेड्स अच्छे आए, एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज भी हॉस्पिटैलिटी हेड बनी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लास्ट में सच में जब मैं डिग्री लेने गई स्टेज पे, तो जब मेरी जो हेड एचओडी जो थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने जब मुझे डिग्री दी और जब उन्होंने मुझे मेडल्स दिया वो हॉस्पिटैलिटी हेड होने का, तो यकीन मानिए कि जो लोग मेरा मजाक बना रहे होते थे शुरू में, और जो लोग सोचते थे यार इसका बस का नहीं है, देहाती है, बिहारी है, ऐसे ऐसे ऐनी करके, बस। हाँ ऐसी ही है, तो फिर वो लोग दे वर लिटरली क्लैपिंग, मतलब। और उतने लोगों आपको में, कैसा लग रहा था उस टाइम पे? उतने लोगों में अपनी एक पहचान बना लेना, ये बहुत बड़ा मतलब जवाब था तब। क्या कि फील कर रही थी उस टाइम पे जब वो लोग ताली बजा रहे थे बैठ के और आप? बहुत अच्छा लगा, मेरे सारे फैकल्टीज वेर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, सब लोग, मतलब आज भी मैं टच में हूँ बहुत सारे फैकल्टीज के साथ। एंड फिर धीरे धीरे तो मतलब हम लोग जब मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, मतलब एमबीए मेरा शुरू हुआ, तब तो वो खैर बहुत प्रोफेशनल हुआ, प्रोफेशनल फील्ड होता है और एडवांस्ड हो जाता है, एंड लोग काफ़ी सिंसेयर भी हो जाते हैं तब तक, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोग जस्ट पास करके आए होते हैं, स्कूल तो थोड़ा सा बचकाना भी होता है लोग। हाँ। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस, कुछ हार्डशिप्स, बट कहते ना कि ऑल ऑल इज वेल, मतलब कि ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। तो मतलब सब कुछ सेटल हो गया, एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कहते हैं ना कि टफ टाइम्स आर दी मतलब टाइम्स विच एक्चुअली मेक यू अ बेटर पर्सन। आप जितना मतलब कहते हैं धूप में तपोगे, उतने अच्छा आप शाइन मतलब करोगे। शाइन करोगे, वो डायमंड उतना चमकता है। तो ऐसा फील हुआ। और अभी भी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, लास्ट ईयर मैं अभी कहाँ काम कर रही हैं आप? मैं एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही हूँ। और मुझे लास्ट ईयर स्टार परफॉर्मर ऑफ द मतलब डिपार्टमेंट का अवार्ड मिला। अवार्ड मिला। मेरे सीईओ ने, जो मेरे सीईओ हैं कंपनी के, डायरेक्टर हैं, सब ने मुझे मतलब सब क्लैप कर रहे थे और सब ने बहुत मुझे प्रेज किया अब मेरे तो काम आदत सी के हो लिए। गई है क्लैपिंग की, है ना? हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अब मेहनत से जब आगे बढ़ते हो ना। हाँ। एंड लेट मी टेल यू कि मैं यंग, जितने भी लोग हैं, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां या लड़के जब भी मुझसे पूछते भी आम तौर पे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैं सोसाइटी के लिए भी करती हूँ, चैरिटेबल वर्क भी करती हूँ, मुझे जब बोलते तो मैं यही बोलती हूँ कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट्स नहीं है सक्सेस तक पहुँचने का। बिल्कुल। तो दिस इज़ वॉट हैज़ मेड मी। तो यही मेरा है मतलब। अभी किन किन सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं आप? मैं बेसिकली जो सोशल वर्क जो है मेरा, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता था करना, हेल्प करना। एंड मेरी मम्मी भी सोशल वर्क करते हुए कहीं ना आई कहीं हैं। वहीं से मिला होगा आपको। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक जो आदत कहते हैं सी। ना कि जेनेटिक होता है, ये सब जीन्स में होता है। तो कंपैशनेट में थी शुरू से ही। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं पटना में, एक आध नामी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे अपने लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में सुना होगा, सुना है। उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं उनकी मतलब मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, अच्छा। मीडिया सेक्शन देखती हूँ। तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया कि मैं लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ी हूँ, प्लस मेरी मदर भी एक उनका एनजीओ हुआ करता था। अभी तो थोड़ा सा वो इनएक्टिव हो गई है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। ओके। तो धैर्य करके एनजीओ, धैर्य। तो मतलब बचपन से ही मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मेरी मदर भी काफ़ी सोसाइटी के तरफ काफ़ी सजग रही हैं, काफ़ी मतलब कंसर्न रहती थी लोगों के इश्यूज़ को
टैकल की हुई हैं सामने से, तो मुझे कहीं ना कहीं मन करता था कि मैं मतलब सम पार्ट ऑफ माइन शुड गो एज अ चैरिटेबल वर्क फॉर द सोसाइटी। तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो मैंने छोटे छोटे डेंटल कैंप्स लगवाए, ठीक है। जैसे कोई भी अनाथालय होता था या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करता था जहाँ पे लोग उतने अवेयर नहीं अवेयर नहीं है, है, या चेकअप जो रूटीन बॉडी चेकअप उस चाहिए तरीके से मेरे सोशल सर्कल के वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं पीएमसीएच के, एनएमसीएच के जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि रेडिली आगे से वो लोग मेरे को हेल्प करने के लिए आए। मतलब मैंने जब शुरू किया अलग अलग जगह पर संस्थानों में हेल्थ चेकअप और डेंटल चेकअप से मैंने कैंप्स लगाना शुरू किया। सोचिए कि सैटरडे संडे जो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो वो लोग आराम करना चाहते हैं, बिल्कुल। लोग नहीं निकलना चाहता है। मगर ये मतलब अंदर से मेरे था कि नहीं, मुझे हेल्प करना है, डाउन ट्रोडन सेक्शन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है आगे आके। तो मैं बस अपना बैग उठाती थी और कुछ सामान, जो बेसिक सामान, वॉलंटियर्स के लिए कुछ खाने पीने का सामान, लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए कुछ सपोर्ट्स के ज़रूरी सामान। चीज़ें। और जैसे रवि आपने पूछा कि सुरक्षा और सेफ्टी कितना मतलब प्रोवाइड करता है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं यहाँ पे एक और हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो विशाखा गाइडलाइन करके एक बहुत फेमस केस हुआ था, विशाखा गाइडलाइन अदर्स एंड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान करके। तो उसके तहत ही पॉश एक्ट बनाया गया था। अब आप पूछेंगे पॉश क्या है? बिल्कुल पूछेंगे। पॉश जो है ना, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस 2013 में ये बनाया गया था ये लॉ। अब इस लॉ के तहत बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, और ये होता क्या है मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये लड़कियों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लागू कराया गया सरकार के द्वारा, कि अगर किसी भी लड़की के मतलब कि इंटीग्रिटी, उसके सेफ्टी या ओवरऑल सिक्योरिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसका वेलबींग कहीं भी कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसके वर्क प्लेस पे उसके जो मेल काउंटर पार्ट हैं या को कलीग हैं, कोई जो अपोजिट जेंडर के हैं, तो अगर वो किसी भी तरह से उसको हैरेस करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा वो करेंगे भी तो ये पॉश एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट है, इतनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स है इसके तहत, कि वो पर्सन जो है अपनी नौकरी से भी उसको हाथ धोना पड़ जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनल कमिटी बनाई जाती है इस एक्ट के तहत, जहाँ पे लोग कंप्लेंट्स जो है रेज कर सकते हैं अपने, अगर किसी भी तरीके से किसी भी जस्ट नॉट टच, क्योंकि कहते हैं ना कि ईव टीजिंग भी आजकल कहा जाता है कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का पार्ट बन गया है, और किसी तरीके से अगर गलत तरीके से लड़कियों को देख लिया जाता है तो वो भी एक मतलब कि बहुत मुद्दा है जो लड़कियों के प्रति मतलब कहा जाता है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है डेयर। तो एक्चुअली सेफ्टी पर्पस से ही इसको रखा गया। और इंटरनल कमिटी के अगर कंप्लेंट अगर कोई लड़की रेज कर देती है, कोई महिला रेज कर देती है कि मेरे साथ ऐसा किसी ने किया है, चाहे वो उसका को कलीग हो, वर्कर हो या बॉस हो, तो वो फौरन जाके कंप्लेन कर सकती है और निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली जो विक्टिम होती है उसकी पूरी बात पहले सुनी जाती है, फिर अगर जो पर्सन है जो कि कल्प्रिट है उसके कोई सफाई उसको देना है अपने इनोसेंस में, तो वो प्रूफ मतलब कि कर पाता है तो ठीक है, वरना क्योंकि आजकल तो सीसीटीवी कैमरा हर ऑफिस में कोने कोने में लगा रहता है, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अगर होता है प्रूफ तो कुछ फिर कह दिया, हाँ कुछ बोल दिया, कुछ गलत तरीके से बोल भी दिया, शब्द बोल दिया, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लिया, तो वो कंप्लेंट अगर रजिस्टर हुआ तो और वो प्रूफ हो गया एंड ही इज फाउंड गिल्टी, देन उसको करंट कंपनी तो निकालती है, साथ में एक बहुत बड़ा रेड मार्क उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए हो जाता है, आगे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने में परेशानी हो जाएगी।
कहीं भी जाएगा तो ऑब्वियसली वो टर्मिनेटेड है, बिल्कुल। तो फिर टर्मिनेटेड एम्प्लॉय को कोई भी एचआर अच्छे हाँ, नज़र से नहीं देखता है। बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल रेज हो जाते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है वैसे एम्प्लॉयज़ को। तो ये है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट बनाया गया है। देखा जाए तो अपने अपने जीवन में आप अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जी। और ऐसे कौन कौन हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं? मैं डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से तो प्रभावित हूँ ही। दोनों ही काफ़ी एम्पावर्ड रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने इनफैक्ट अपनी मदर से बहुत कुछ सीखा है। और साथ ही साथ सामाजिक तौर पे मैंने ऐसी कई मतलब महिला हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। उसमें से एक नाम मैं बताना चाहूँगी, सुधा वर्गीज़ मैम हैं, जो कि उनका काम जर्नी मुझे क्यों इंस्पायर करता है, क्योंकि वो रहने वाली तो केरल की हैं, बट उनको साइकिल दीदी के भी नाम से जाना जाता है। और वो अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ बिहार में कई सालों पहले आके बस गई, और उन्होंने मुसहर फैमिली के लोगों को अपलिफ्ट करने का काम किया, उनको जागरूक करने का काम किया, उनको एडुकेट करने का काम किया। यहाँ पे वो एक हॉस्टल भी चलाती हैं। क्या नाम है? नारी गुंजन के नाम से वो हॉस्टल है, और वहाँ पे बच्चियों को ही वो एडुकेशन दिलवाती हैं, मतलब एडुकेट कराती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि वो उनकी जो फैमिली है, बहुत जल्दी मुसहर फैमिली में होता है कि जल्दी शादी करवा दिया जाता है। जल्दी सब हाँ, प्लस बहुत इस तरह के केसेस वो डील करती थी जहाँ पे मतलब कि अब तो खैर शराबबंदी के बाद वो सिचुएशन काफ़ी बदल गई, मगर तब के टाइम में बहुत मार पीट करने की प्रक्रिया थी। मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस रजिस्टर होते थे, तो उसमें काफ़ी हेल्प किया है मैम ने, और वो पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं। और कोई अपना पूरा जीवन काल अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ निकाल दिया, मतलब सोच रहे हैं आप, दूसरे प्रदेश में आके यहाँ के लोगों को आगे आने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए, उनको एडुकेट करने के लिए। पढ़ेंगे तभी तो रोजगार के लिए भी वो लायक बनेंगे। और ख़ास करके मतलब कि उन बच्चियों के लिए वो कर रही हैं काम, उन वहाँ की महिलाओं के लिए कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं, चाहे वो मतलब उनके हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कुछ हो। मतलब आप देखे होंगे कि आमतौर पे वो लोग का खाना पीना भी काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है, सब स्टैंडर्ड रहता है, रहने का तरीका सब कुछ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रभावित किया कि ये जर्नी उनकी मतलब एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल सिंपली मुझे अच्छी लगी। और ऐसे मैं और भी कई महिलाओं से प्रभावित हुई, जैसे कि मुझे अगर आमतौर पे, ये तो समाज में उन्होंने इतना बदलाव किया, किरण बेदी भी मुझे काफ़ी कि उनकी जर्नी अच्छी लगती है, क्योंकि कई वो बहनें थी, और जैसा मैंने उनका ऑटोबायोग्राफी भी देखा है कि पढ़ा है, और उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि मतलब बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, साइकिल से कई किलोमीटर दूर दूर जाके एडुकेशन मतलब मतलब एडुकेट होना खुद, फिर ट्यूशन्स पढ़ा के अपना घर चलाना, मतलब अपने फैमिली को और पेरेंट्स को सपोर्ट करना। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। किरण बेदी भी उस ज़माने की वो IPS ऑफिसर, शी इज़ वेरी 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 मतलब स्ट्रिक्ट, वन ऑफ द वेरी स्ट्रिक्ट IPS ऑफिसर्स रह चुकी हैं, और बहुत अच्छा पर्सनालिटी है उनका। No matter what is the situation in your life, maybe you might face loads of tensions and loads of dramas. हम लोग में depressions बहुत जल्दी आता है, this is a very common word nowadays among the youth. आजकल तो हर कोई 2 मिनट में यूज करने लग रहा है इस वर्ड को। अब मैं डिप्रेस्ड हो गया, मैं डिप्रेस्ड हो गई, समोसा लाने गया नहीं मिला तो ऐसा कुछ हो गया। हाँ, बहुत इजी हो गया, मेरा एग्जाम छूट गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया, कोई सुसाइड कर लिया। मतलब दिस इज जोक्स अपार्ट, इट इज़ अ वेरी मतलब बर्निंग इशू। बिल्कुल। मगर
लोगों को, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आके आगे, जैसे आप बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चला रहे हैं, नमस्ते पॉडकास्ट, बहुत एंड बहुत बिहार के धन्यवाद। युवाओं को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने गेस्ट को अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं, बर्निंग टॉपिक्स को, एंड बहुत अनकन्वेंशनल टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस रियली मतलब इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इस तरीके से बिहार में इस तरह का मैंने नहीं देखा था, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा आपके शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के जी। कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। और हम अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और विदा लेना चाहेंगे आपसे। नमस्ते। नमस्ते।